कैंसर को मात दे करके हमारे आपके बीच में आए हैं और तब से लगातार ये कैंसर को एक मिशन बना करके लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन अचानक से जब पता चले कि हमें इतनी बड़ी बीमारी है, इंसान एकदम से आशक्त हो जाता है ना, जिसे लगता है कि उसके शरीर में जान ही नहीं रही। आपके साथ 100 में से अगर 100 लोगों को कैंसर हो रहा है तो 100 में से 40% से अधिक जो कैंसर होता है पान गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू की वजह से होता है। और 40% महिलाओं का कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर, बाकी सब जानते ही आप लोग। और 20% जो कैंसर होता है, जो ब्लड कैंसर, रेटिनोब्लास्टोमा का कैंसर, ब्रेन कैंसर, ये तो आम बात है जो कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव किरण की वजह से या प्रदूषण की वजह से ये इफेक्टिव है। अमूमन लोग कहते हैं कि कैंसर का ऑपरेशन करा लेना या ट्रीटमेंट करा लेने के बाद कुछ समय तक लोग सही रहते हैं, फिर उसके बाद अचानक से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इसमें जब आपको डायग्नोस हुआ कि आपको कैंसर है और फिर उस वक्त हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके साथ मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें बॉडी में महसूस हो रही थी, आप फील कर पा रहे थे कि आप मतलब किस तरह से आप लगातार लंबे समय तक बुखार आना, या फिर WBC अगर ब्लड टेस्ट कराते तो WBC बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये सारी चीज़ें, SGPT, SGOT हाई हो जाता है, तो एक रेशियो माना जाता है कि ये बीमारी के प्रारंभिक लक्षण। साथियों नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसा योद्धा बैठा हुआ है जिसने 2008 में एक ऐसी बीमारी को मात दी जो जानलेवा बीमारी होती है, जिसे हो जाए उसकी जान ही लेकर छोड़ती है। अब आपको हैरानी होगी कि ऐसी जो बीमारी जिसे हो जाए और किसी की जान ले ले, वो उससे भला कोई कैसे बच सकता है। ये कहानी हम जानेंगे आज के हमारे ख़ास मेहमान राहुल पांडे से, जो आजमगढ़ ज़िले के रहने वाले हैं और 2008 में इनको ब्लड कैंसर हुआ था। इन्होंने मजबूती के साथ, हिम्मत के साथ कैंसर से लड़ाई लड़ी, जूझते रहे और फिर एक विजेता की तरह कैंसर को मात दे करके हमारे आपके बीच में आए हैं और तब से लगातार ये कैंसर को एक मिशन बना करके लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। इससे बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं, ट्रीटमेंट किस तरह से कराया जा सकता है, कहाँ कहाँ जा कर के अपनी बीमारियों का चेकअप कराया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पे ये जो कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं उनकी मदद भी करते रहते हैं। तो देर न करते हुए इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कब इन्हें पता चला और किस तरह से इन्होंने उस बीमारी से लड़ते हुए उसे मात दी। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी। नमस्कार आप सभी का। मैं आपको बता परिचय हो जाए एक बार पहले। मेरा नाम राहुल पांडे, मैं आजमगढ़ के सठियाव ब्लॉक के नासरुद्दीनपुर गांव से बिलोंग करता हूं और ये मेरी जन्मभूमि है और आज के समय में ये कह सकता हूं कि मेरी कर्मभूमि है। सर, जैसे कि आजमगढ़ में लोगों को कैंसर, आज के डेट में बहुत सारे लोगों को कैंसर है। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि उन्हें कैंसर होने वाला है। तो मैं कुछ इसी पे काम करता हूँ और जैसा भी आप कहें कि किस प्रकार से इसकी शुरुआत होती है, जैसा आपने भी बताया बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ में आपने छेड़ दिए, तो उस पे हमारे लिए काफ़ी बड़ा एक चुनौती बन जाता है कहाँ से शुरू करें जी। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि 2008 में मैं 16 साल का था, मेरी 9वीं क्लास में मेरी पढ़ाई चल रही थी सठियाव रामपति राय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, जो सठियाव स्टेशन के जस्ट पास में ही है। मैं बैठा ही था अपने कोचिंग क्लासेस में, मेरे नाक से ब्लडिंग होती है और वो बंद ही नहीं होती, आधे घंटे तक नाक से ब्लड जाता है और फिर घर जाते हैं तो फिर पता चलता है कि जॉन्डिस है। पीलिया थी, पीलिया के बाद उसका 1 महीने इलाज चलता है। हीमोग्लोबिन मेरा 16 पॉइंट था और 1 महीने के अंदर वो 6 पॉइंट तक आ जाता है घट के। और फिर मुबारकपुर में एक कुशवाहा करके डॉक्टर थे, उन्होंने जॉन्डिस का इलाज किया, पर वो इलाज तो बीमारी तो थी ही नहीं, पर एक ऐसे जो डॉक्टर सठियाव में शेखर नर्सिंग होम है, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट उन्होंने डॉक्टर साहब ने देखा तो कहा कि तो हीमोग्लोबिन बहुत कम है। शाम को हम लोग शहर आजमगढ़ में आए, वहाँ दिखाने के बाद पता चला कि ये कोई बड़ी बीमारी लग रही है, इसे तुरंत बड़े हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगले दिन हम चले जाते हैं 3 नवंबर 2008 को बनारस BHU और वहाँ पे 7-8 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। 6 यूनिट ब्लड चढ़ा और वहाँ पर ये डायग्नोस होता है कि मुझे AML कैंसर है, जो कि आज के डेट में कहा जाए कि बहुत ही ब्लड कैंसर में सबसे टॉप लेवल का कैंसर होता है, जिसका इलाज 50% ही लोग उसमें ठीक होते हैं। पर एक अच्छी बात ये भी थी कि जो ट्रीटमेंट में जो ब्लड कैंसर था वो बाहर की रिपोर्ट मुझे ALL आया था, जो कि खास करके बच्चों में कैंसर होता है और ये 95% तक क्योर हो जाता है। जब आपको डायग्नोस हुआ कि आपको कैंसर है और फिर उस वक्त हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके साथ मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें बॉडी में महसूस हो रही थी, आप फील कर पा रहे थे
कि आप मतलब किस तरह से आप ट्रैवल कर रहे हैं? एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस समय था कि मैं तो बच्चा तो था नहीं, 16 साल की उम्र थी, वीकनेस रहती थी, पर एक जुनून था कि मुझे कर्नल बनना है, मुझे देश की सेवा करनी है, तो मुझे पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी। कक्षा में जो 3, 4, 5, 6 तक मेरे जो वीक थे, मैं क्लास में स्थान आना शुरू हो गया था, पर 9वीं में जब बीमार पड़ा तो मुझे नहीं था कि मुझे मेरा पढ़ाई छूटेगा। लेकिन ये एक लंबे समय के बाद मुझे जब पता चलता है कि मुझे बीमारी थी, तो वो दर्द आज भी है कि मैं सेवा तो नहीं कर पाया, लेकिन देश की सेवा आज भी कर रहा हूँ अपने तरीके से। तो वो दर्द ये रहता है कि अगर आप वीकनेस अगर ज़्यादा हो रही है, लगातार वीकनेस हो रही है, कहीं से ब्लडिंग हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा कारण है कि कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। लगातार लंबे समय तक बुखार आना, या फिर WBC, अगर ब्लड टेस्ट कराते तो WBC बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये सारी चीज़ें, SGPT, SGOT हाई हो जाता है, तो एक रेशियो माना जाता है कि ये बीमारी के प्रारंभिक लक्षण हैं। राहुल जी, जैसे अमूमन जैसे छोटी मोटी बीमारी है तो लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन अचानक से जब पता चले कि हमें इतनी बड़ी बीमारी है, इंसान एकदम से आशक्त हो जाता है ना, जिसे लगता है कि उसके शरीर में जान ही नहीं रही। आपके साथ क्या हुआ? सर, आप ये जो आपने पॉइंट अभी बोला है कि अचानक से पता चलता है, हमारे शरीर में कोई भी अचानक से काम नहीं होता है, हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। डॉक्टर्स का कहना है, मेरा कहना नहीं, डॉक्टर्स का कहना है कि 30 साल के बाद हर महिला को जांच करानी चाहिए। एक प्रिवेंशन सेंटर होता है जो हमारे आजमगढ़ में नहीं है। सबसे बड़ा दुख है, काफ़ी सालों से इस पर कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे आजमगढ़ प्रिवेंशन सेंटर हो। 30 साल के बाद हर औरत को अपने बॉडी चेकअप के लिए लाखों की गाड़ी लोग खरीदते हैं, हर महीने किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद सर्विस कराते हैं, पर ये हमारी करोड़ों की संपत्ति है जिसका हम एक उदाहरण नहीं दे सकते, पर हम उसका रेगुलर चेकअप नहीं कराते। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट मेरे लिए ये है कि हम लोग नहीं कराते। दूसरी चीज़ कि हम जाएं कहाँ। फालतू के तमाम काम हम कर लेते हैं, लेकिन जो ज़रूरी है उसे गैर ज़रूरी बना ये नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि हम जाएं कहाँ। हमारे आजमगढ़ में तो है ही नहीं, और अगर प्राइवेट है तो इतने ज़्यादा कॉस्टेबल है कि हम वो कर नहीं पा रहे। एक बड़ा आदमी तो कर सकता है, लेकिन जो निचले तबका का व्यक्ति है, वो मिडिल क्लास का व्यक्ति, वो नहीं कर पाता है। तो इसके लिए मेरा एक ही सजेशन है कि नियमित जांच कराते रहना है। अगर कैंसर से दूर रखना है या फिर किसी बड़ी बीमारी से दूर रखना है, पान गुटखा बीड़ी सिगरेट जो लोग खाते हैं, आप लोगों ने देखा है कि जो पान गुटखा 100 में से अगर 100 लोगों को कैंसर हो रहा है, तो 100 में से 40% से अधिक जो कैंसर होता है पान गुटखा बीड़ी सिगरेट दारू की वजह से होता है। और 40% महिलाओं का कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर, बाकी सब जानते ही आप लोग। और 20% जो कैंसर होता है, जो ब्लड कैंसर, रेटिनोब्लास्टोमा का कैंसर, ब्रेन कैंसर, ये तो आम बात है, जो कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव किरण की वजह से या प्रदूषण की वजह से ये इफेक्टिव होता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग पान गुटखा खाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसका ध्यान ये रखना है आपको कि अगर मुंह में, जहाँ पे आप तम्बाकू रखते हैं या फिर गुटखा खाते हैं, तो मुंह में लाल गुलाबी छाले नहीं होने चाहिए। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम कि इस चीज़ का केयर करते रहना कि हमारे मुंह में ऐसे चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो जैसे हमारा नॉर्मल स्किन होता है वो बदलना नहीं चाहिए। लाल गुलाबी छाले नहीं हो, ना सूखने वाले जख्म, अगर कोई घाव बन रहा है तो उस समय आपको पान गुटखा जो भी खा रहे हैं उसे बिल्कुल बंद करना है। डॉक्टर से, डेंटिस्ट को या फिर जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनको दिखाना चाहिए। और तीसरा जो है, जो मुंह ना खुलना, अगर पान गुटखा लंबे समय से खाते हैं तो आपका मुंह का खुलना ये बढ़ जाता है, वो मुंह नहीं खुलता है। इस अवस्था में आपको बिल्कुल ये बंद कर देना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कितना समय लगा आपको कैंसर को मात देने में? अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है कि मेरा ट्रीटमेंट 8 महीने का था, पर मैंने उसे 2 साल में कंप्लीट किया। क्योंकि एज में और इसमें जो केमोथेरेपी जो होती है, एक अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि केमोथेरेपी एक बहुत कीड़ा शरीर में डाला जाता है। ये सबसे बड़ा वहम है लोगों का कि केमोथेरेपी एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें इंजेक्शन के द्वारा आपको बॉडी में वो इंजेक्ट किए जाते हैं, दवाइयाँ इंजेक्ट की जाती हैं, नसों में जाती हैं, हड्डियों के बीच में जाती हैं। और अगर ऐसी जगह होती है जहाँ पर नहीं पहुँच, जैसे ब्रेन का, तो ब्रेन में भी लोग रेडिएशन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से केमोथेरेपी कंप्लीट होती है। और इस बीच में अगर इन्फेक्शन लग जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, तो दवाइयों को रोक कर फिर उस बीमारी का, जैसे इन्फेक्शन कोई लगा है तो उसका ट्रीटमेंट करते, इस वजह से समय बढ़ जाता है। 2 साल का मेरा कंप्लीट जो है मेंटेनेंस और केमो था, और उसके बाद 5 साल के बाद डॉक्टर ने कम्प्लीटली
शुभकामनाएं दिया कि आप जा सकते हो और आप शादी कर सकते हो, बच्चे पैदा कर सकते हो और आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। लेकिन आज भी हमारा जो समाज है, अगर किसी को कैंसर हो गया तो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, करता तो है पर वो कहीं ना कहीं अंदर से ग्लानि रहती। मेरी 7 शादियाँ कटी थी और मैंने खुद से सामने वाले को बोला था कि मुझे कैंसर था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर आप अपनी बच्ची के साथ हमारा शादी करना चाहते हैं तो आप सहमत हैं। मैंने हर किसी व्यक्ति से यह बात साझा की है और मैं कहता हूँ हर कैंसर सर्वाइवर को उसे डट कर इसे कहना चाहिए कि मैं नॉर्मल हूँ। आज मैं 21 किलोमीटर मैराथन दौड़ लेता हूँ और हाफ मैराथन दौड़ लेता हूँ, अगले साल 42 दौड़ के दिखाऊंगा, तब आप मानेंगे कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। और मेरे जैसा केवल मैं ही नहीं, पूरे भारत में 4600 से अधिक जो इंडियन कैंसर सोसाइटी में जो उगम ग्रुप है उसमें हमारे जैसे लड़के हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि कैंसर इज़ क्योरेबल। अच्छा, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ा ज़रूरी सवाल है। अमूमन लोग कहते हैं कि कैंसर का ऑपरेशन करा लेना या ट्रीटमेंट करा लेने के बाद कुछ समय तक लोग सही रहते हैं, फिर उसके बाद अचानक से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, इस पर क्या कहना है? जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रीटमेंट का जो तरीका होता है, ये तो ये पता नहीं होता कि कौन सा ट्रीटमेंट किस पेशेंट, कौन सा पेशेंट ठीक होगा, कौन सा पेशेंट नहीं ठीक होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि कैंसर इज़ क्योरेबल इफ़ डिटेक्ट अर्ली। ये टाटा सेंटर्स भी कहता है कि अगर हम इसका इलाज कराएं, जल्द निदान कराएं, तो ही कैंसर ठीक होता है। लेकिन डिटेक्ट होने में तो बड़ा समय लग जाता है, लोगों को 3rd स्टेज 4th स्टेज में पता चलता है कि कैंसर हुआ है। तो ये स्टेज मैंने अभी बताया ना, 30 साल के बाद हर व्यक्ति को 1 साल में ये जांच करानी चाहिए, जो हमारे यहाँ लोग ज़्यादातर नहीं कराते हैं। माइनस पॉइंट वही है कि अगर हम अपना रेगुलर चेकअप कराएं तो बीमारी आएंगी नहीं, और अगर आती हैं तो बहुत इनिशियल, बहुत कम खर्च में ठीक हो जाती हैं। ये टाटा भी कहता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की व्यवस्था यही कि हमारे यहाँ तो अभी जल्दी आप लोगों ने सुना कि वैक्सीनेशन आ गई है कि कैंसर अब नहीं होगा, पर वो कौन सा कैंसर जो नहीं होगा, तो ये अभी दिमाग से निकाल दीजिए कि वैक्सीन करने से हम कैंसर नहीं होगा। हमें अच्छे भोजन करना है हमारा। अच्छा, आपने कैंसर को मात दिया और उसके बाद अपने जीवन का आपने एम बना लिया, उद्देश्य बना लिया है कि मैं जो भी कैंसर से पीड़ित व्यक्ति रहेंगे उनकी हर तरीके से मदद करूंगा। सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे सामने होती है वो यही होती है कि हम कहाँ ले जाएं अपने पेशेंट को, किस डॉक्टर को दिखाएं, किस सेंटर पे जाएं। हालांकि तमाम देश में बड़े बड़े संस्थान हैं जो अपने तरीके से इलाज करते हैं, टाटा ग्रुप है और भी तमाम इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप लगातार उन लोगों की मदद के लिए काम करते हैं, जागरूक करते हैं, तो ये काम आपने कब शुरू किया और कितना सहायक होता है इस तरह की मदद? जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है और मैं ट्रीटमेंट के दौरान में था, तो मैं उगम से जुड़ गया। उगम एक ऐसा ग्रुप है जो चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवर्स का ग्रुप है। मेरी एज थोड़ी अच्छी थी, मैं लोगों को मोटिवेट कर लेता था, बात कर लेता था, और एक ऐसा सिचुएशन बना कि वहाँ पे हम जैसे जो मेरे बाद आने वाले कैंसर पेशेंट्स हैं उनको कोई ना कोई मदद करे। तो हम लोगों ने ग्रुप बनाया और वहाँ से जब एक अच्छा ग्रुप बन गया तो मुझे लगा कि मेरे यूपी में तो बहुत सारे सर्वाइवर्स हैं, और जो लोग पान गुटखा खाते हैं उनकी प्रारंभिक अवस्था देख के मुझे भी वो लगता था कि इनको तो बीमारी होने वाली है। तो बहुत सारे लोगों को सजेस्ट किया, जिसके कारण मुझे हर साल लगभग 100 के आसपास जो है संख्या में जो पेशेंट्स उनको आगे हम फॉरवर्ड करते हैं। मैं अकेला करता हूँ और मेरे साथ कुछ टीम वर्क हैं लेकिन बहुत कम है। अगर सब लोग जुड़ेंगे तो हम इसे और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि जब हम काम कर रहे हैं तो इसमें एक बड़ी कम्युनिटी की ज़रूरत होती है और एक सपोर्ट रहता है तो काम बेहतर ढंग से हो सकता है। हम जब स्टार्ट किए थे इस काम को आज़मगढ़ में, चाहे किसी भी स्टेट में अगर हमें अवेयरनेस करना है तो वहाँ के लोकल लोगों की मदद चाहिए होती है। मैंने इसी कारण से अपने मुंबई को छोड़ा और मुझे आज़मगढ़ में काम करना था, इस वजह से अपने लोगों को साथ लेकर, क्योंकि मैं अब अगर अपने घर को ही नहीं साफ़ सुथरा रख पाऊँगा तो मैं दूसरे घर का साफ़ सफाई करके क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कोई कैंसर का पेशेंट है जो ये वीडियो देख रहा है, आपसे मिलेगा, आपको अपनी सारी चीज़ें बताएगा, तो आप अगर उसे कहीं किसी हॉस्पिटल में फॉरवर्ड करते हैं तो उसे क्या क्या आसानियां होंगी उससे? जैसे कि हम लोग करते क्या है कि अगर कैंसर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और उसके बाद जो हमारा जांच होती है, जो हम लोग जांच कराते नहीं है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जो भी जांच कराया है, अगर उनका डायग्नोस हो चुका है तब तो ट्रीटमेंट कैटेगरी में जाता है। अगर उनको जांच कराना है तो प्रिवेंशन सेंटर की तरफ जाता है। अगर कैंसर पेशेंट आता है तो हम उसे सजेस्ट करते हैं कि देखिए ये सेंटर्स हमारे जो रजिस्टर्ड हैं, 46 सेंटर्स जो हैं जो बच्चों के लिए खास करके हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वो कहीं भी जाएंगे हमारी पूरी सुविधाएं मिलेंगी। जैसे अगर वो यहाँ से जा रहे हैं, अभी हमारे के डेट में केवल उनको उनके द्वारा ही भेज पाते हैं। हमारी कोशिश है कि अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई पेशेंट डायग्नोस हो तो उन्हें जैसे टाटा, बनारस, BHU, लखनऊ और दिल्ली
मुंबई, टाटा, ये सारे सेंटर्स तक पहुंचाने का काम करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई डायग्नोस होता है तो अर्ली डिटेक्शन के लिए वो जल्दी से पहुंच पाएगा। और ये कोशिश है कि अगर किसी को भी जानकारी अगर मिलती है कि अगर कैंसर है तो ये घबराने की बात नहीं है। अगर उसका जो ट्रीटमेंट का सिचुएशन है तो वो ट्रीटमेंट डॉक्टर अच्छे से करते हैं, और ट्रीटमेंट अगर अच्छे से होता है तो उसमें ज़्यादातर पेशेंट ठीक हो जाते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि नहीं रह पाते हैं, जिसका हमें भी हमेशा दुख रहता है कि मैं स्टार्टिंग के दिनों में 2013-14 के दिनों में मैं हर महीने 10-12 पेशेंट अपने डिस्ट्रिक्ट से लेके जाता था। लोग कहीं से फ़ोन करते उनको लेकर जाता था, मुंबई फाइल बनवाता था, ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाता था। तो कुछ समय बीतने के बाद 18-19 में बनारस में आ गया, तो मेरे लिए सुविधा तो हो गई, लेकिन अभी भी पेशेंट जो है जिनको डायग्नोस होता है, जो यहाँ से बड़े सेंटर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनकी मदद करनी भी बाकी है। और यही कारण था कि पिछले कोविड के समय में मुख्यमंत्री जी ने हमें कैंसर पेशेंट बच्चों को जो हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, मैंने अपने एरिया, उनको लिस्ट मिली थी टाटा से, तो वहाँ से हमने वहाँ के जो पेशेंट थे उनको कोविड में जिन्होंने ट्रीटमेंट कोविड के डर से छोड़ दिया था, उनको मैंने 65 कैंसर पेशेंटों को हॉस्पिटल पहुँचाया था, और मुख्यमंत्री अवार्ड मुझे मिला था इस काम के लिए। मुख्यमंत्री जी ने सम्मान भी किया था आपका? सम्मान किया था, एक छोटा सा ट्रॉफी मिला था, और उन्होंने जो बैठक थी आजमगढ़ में, लगभग 4-5 लोग थे, भारत रक्षा दल के थे, हम थे, और एक महिला सशक्तिकरण में किसी को मिला था। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप कैंसर जागरूकता को लेकर के फरवरी के माह में अमूमन एक रेस भी कराते, मैराथन कराते हैं, हाफ मैराथन। जी। वो क्या है और कितनी ज़रूरी? वो हमारे आजमगढ़ को प्रेजेंट करता है। सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो हमारा 2 फरवरी, यानी 2 फरवरी नहीं, हम लोग 4 फरवरी को करते थे। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे है। इस दिन पूरे विश्व में कैंसर जागरूकता किया जाता है, तो हमारा आजमगढ़ क्यों पीछे रहे, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो इसी को लेकर हम 2013 के 14 में हमने एक अपने संगठन का स्थापना किया। जो मेरे दादाजी को कैंसर हुआ था, उनके नाम पे मैंने इसका नाम दिया कैंसर त्रिभुवन सेवक कैंसर ट्रस्ट। तो इसका रजिस्ट्रेशन मैंने 2014 में किया, और तब से मैं कैंसर अवेयरनेस पे काम करता हूँ, और कैंसर पेशेंट बच्चों को या जो भी है उनको हम आगे ट्रीटमेंट के लिए फॉरवर्ड करते हैं। और विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर हर साल एक बड़ा इवेंट करने की कोशिश करते हैं, और तीसरा साल है जो हमने जो पदयात्रा कराते थे, जागरूकता रैली करते थे, अब उसको हमने एक मैराथन का नाम दे दिया है, आजमगढ़ मैराथन, रन फॉर कैंसर अवेयरनेस। यही है मेरी। चलिए, आखिर में बस कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनको मोटिवेशन के तौर पे क्या कहना चाहिए? कैंसर ठीक होता है, हार मत मानना। क्या बात है। तो ये हैं राहुल पांडे, जिनसे हमने कैंसर को लेके एक मुख्तसर सी बातचीत की है। आगे भी इनसे बातचीत होती रहेगी। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।